हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे और पूरे जोर-शोर से आप सभी बच्चे अपनी तैयारी के अंदर जुड़े होंगे क्योंकि 4 सितंबर अब दूर नहीं, नज़दीक ही है बच्चों। तो आप पूरी तरह से अपनी तैयारी में जुड़ जाओ। मैं आप सभी बच्चों के लिए केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में 15 में से 15 प्रश्नों के आंसर सही करने की आप सभी बच्चों को एक उम्मीद दे रहा हूँ और याद रखना, इस उम्मीद पर मैं आप सभी के बिल्कुल खरे उतरूंगा। इसीलिए मैं जितने प्रश्न आप लोगों को 50 से 60 प्रश्न कराऊंगा और ये 60 से 50 प्रश्न याद रखना भाई। अब उम्मीद रखना मेरे से कि आपके एग्जाम में इन्हीं प्रश्नों से डिट्टो प्रश्न यदि नहीं आए तो आप सभी बच्चे मुझे कहना। इन 60 प्रश्नों को मैं 2 या 3 पार्ट्स में आप लोगों के लिए कराऊंगा और इन प्रश्नों को एक बार एग्जाम में जाने से पहले जरूर देखें। पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, जो इसके अंदर केमिकल फार्मूले दिए गए उनको अच्छी तरीके से रट लें, क्योंकि डेफिनेटली आपके एग्जाम में इनसे ही प्रश्न बनेगा। ये मैं फिर बोल रहा हूँ और मेरे आखिरी शब्द यही हैं। ठीक है, तो चले भाई हम आगे बढ़ जाते हैं अपने इस मिशन की शुरुआत करने के लिए कि 15 में से 15 मार्क्स कैसे हमारे आए। तो इसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई देगा दोस्तों, और हम आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले आपको मोटिवेट करने के लिए फिर एक छोटी सी लाइन। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है ट्यूबलाइट इज फील्ड विद। जो आपके घरों में ट्यूबलाइट बनी होती है, आपने देखा होगा, ये पहले कांच की ट्यूबलाइट बनी होती थी। ये ट्यूबलाइट के अंदर एक गैस भरी जाती थी। इसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो याद रखना, इसके अंदर हम भरते हैं आर्गन। लेकिन आर्गन के साथ कंप्लीट रूप से आर्गन के साथ कंप्लीट रूप से ब्राइटनेस लाने के लिए, चमक लाने के लिए मरकरी को भर दिया जाता है वेपर स्टेट में, वाष्पशील की अवस्था में। तो याद रखना, यदि ट्यूबलाइट से रिलेटेड बातें करें, ट्यूबलाइट के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन प्लस मरकरी इन वेपर फॉर्म। इसके अलावा मैं आपको कुछ और बता देता हूँ कि जो येलो कलर की बल्ब होती है, आप लोग देखते होंगे आपके घरों में जो येलो कलर की ये बल्ब होती है, ये येलो कलर की थॉमस एल्वा एडिसन वाली ये जो बल्ब होती है, इसके अंदर इस मटेरियल को बोलते हैं टंगस्टन। इसको बोलते हैं टंगस्टन। ठीक है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3415 डिग्री सेल्सियस के लगभग बराबर होता है। दूसरी एक और सबसे बड़ी बात आपको याद रखना, इसके अंदर भरा जाता है सोडियम इन वेपर फॉर्म। सोडियम को हम द्रवित अवस्था में इसके अंदर, हम गैसीशील अवस्था में हम भर देते हैं। इसके अलावा अब हम लोगों के घरों में जो आती है वो टोटली एलईडी आती है। टोटल क्या आता है? एलईडी। अब ये जो हमारा इस टाइप का ट्यूबलाइट हमारे घरों में नहीं आता कांच वाला, अब एलईडी आती है। एलईडी खुद एक प्रकार का डायोड है, और यदि ये खुद एक प्रकार का डायोड है तो आपको पता है कि इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स की आवश्यकता नहीं होती। लाइट का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा तो इसका फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश निकालने वाला डायोड। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फूल्स गोल्ड का अन्य नाम क्या है? मूर्ख बनाने वाला सोना किसे कहते हैं? तो आयरन पाइराइट को मूर्ख बनाने वाला सोना कहते हैं। ध्यान से देखो, इसका कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसके कलर की यदि हम बात करें, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, यदि इसके भौतिक गुण की हम बात करें, तो देख करके हम धोखा खा जाएंगे कि ये सोना है या तो सोना नहीं है, क्योंकि देखने में ये बिल्कुल ब्राइट नजर आ रहा है, बिल्कुल चमकीला नजर आ रहा है। इस चमकीलेपन के कारण से हमें धोखा हो सकता है कि शायद ये असली सोना है, बट ये असली सोना नहीं है, ये आयरन पाइराइट है। क्या ये? आयरन पाइराइट, ये याद रखना। ठीक है, तो भौतिक गुण के कारण हम इसमें धोखा खा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नॉन स्टिक कोटिंग इन यूटेंसिल्स इज। आपके घरों में ये जो पेन होती है, ये जो आपने पेन देख रहे हो जिसके अंदर आप ऑमलेट बनाते हो, जिसके अंदर आप छोंक लगाते हो, या जिसमें ऐसी चीज़ें होती है जिनमें हमें कम तेल की आवश्यकता होती है, हम इसका प्रयोग इस पेन को करते हैं। लेकिन इस पेन के अंदर जो ब्लैक ब्लैक आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये एक प्रकार का प्लास्टिक है, और ये एक प्रकार का प्लास्टिक है। इस प्लास्टिक का नाम क्या है? टेफ्लॉन। इस प्लास्टिक का नाम है टेफ्लॉन। और यदि इस टेफ्लून का मैं फार्मूला पूछूं तो CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसका केमिकल फार्मूला है CF2 डबल बॉन्ड CF2। इसके मोनोमर का नाम है टेट्राफ्लोरोइथेन। मोनोमर का नाम है टेट्राफ्लोरोइथेन। टेट्राफ्लोरोइथेन, ये भी बातें आपको इसके साथ
याद रख लेनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। कॉमन कंपाउंड्स ऑफ द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये कह रहा है पानी के अंदर टेम्परेरी हार्डनेस किसके कारण होती है। तो याद रखना, पानी के अंदर जो टेम्परेरी का मतलब अस्थायी कठोरता, जो परमानेंट नहीं होता है, उसको बोलते हैं टेम्परेरी हार्डनेस। तो टेम्परेरी हार्डनेस बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट के कारण होते हैं। किसके? कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के सॉल्ट होने के कारण से। कौन से? बाइकार्बोनेट के सॉल्ट होने के कारण से। और यदि इसके रिमूविंग की बात की जाए कि इसको कैसे रिमूव किया जाता है, तो बाई बॉइलिंग। बाई बॉइलिंग, केवल उबाल करके हम इसको दूर कर सकते हैं। ठीक है। और जब परमानेंट हार्डनेस की बात की जाए, किसकी? परमानेंट हार्डनेस की बात की जाए, स्थायी कठोरता की बात की जाए, तो अब हमारे पास ये मैग्नीशियम प्लस हमारे पास कैल्शियम के किसके? क्लोराइड, क्लोराइड और सल्फेट के, क्लोराइड और सल्फेट के आयंस होते हैं। और इसको दूर करने के लिए हम कई प्रोसेस का यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है एडिंग वाशिंग सोडा। एडिंग वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा को ऐड करके हम इसको रिमूव कर सकते हैं परमानेंट हार्डनेस को। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपके एग्जाम के अंदर रिपीट किया गया है। गैस यूजेस फॉर राइपनिंग रॉ मटेरियल्स, रॉ फ्रूट्स, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है। तो पहला इथाइलिन और दूसरा एसिटाइलिन। मैं आपको बता दूं, इथाइलिन एक प्रकार का नेचुरल हार्मोन होता है। ये एक प्रकार का नेचुरल हार्मोन है, जो शायद मैंने आप सभी बच्चों को क्लास में करवाया भी है। और ये नेचुरल हार्मोन नहीं है, ये आर्टिफिशियल केमिकल है। आर्टिफिशियल केमिकल है, तो यदि इसके माध्यम से फलों को पका रहे हैं तो कृत्रिम तरीके से फलों को पकाने का प्रोसेस हो जाएगा। और ये नेचुरल जो होता है वो पौधों के अंदर फलों के पकने का कारण होता है, कि पौधों के अंदर जो फल पक जाते हैं वो इथाइलिन के कारण। लेकिन जब तोड़ करके हम ला करके उसको फैक्ट्री में पकाते हैं, तब उसके अंदर हम एसिटाइलिन नामक गैस का प्रयोग करते हैं। और मैं एक बात बता दूं, एसिटाइलिन के अंदर जब हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं तो ये बन जाता है ऑक्सी एसिटाइलिन। और इसी ऑक्सीटाइलिन का हम यूज़ करते हैं किसमें? थर्मिट रिएक्शन, या इसका प्रयोग किया जाता है एक और अच्छी जगह से, गैस वेल्डिंग करने में। आपने वेल्डिंग करने वाले लोगों को देखा होगा कि जब वो वेल्डिंग करते हैं तो एक बहुत तेज़ी से चिंगारी निकलती है, और उसको वेल्डिंग करने के लिए ऑक्सी एसिटाइलिन नामक गैस का प्रयोग करते हैं। तो एक बात याद रखना, ये आप जो एथिलीन का यूज़ कर रहे हो, एसिटाइलिन का यूज़ कर रहे हो, ये आपके लीवर को डैमेज कर देती है, ज़्यादा लीवर को डैमेज कर देती है। इसलिए बोला जाता है कि कभी भी बाजार से यदि कोई आप फ्रूट्स लेकर के आ रहे हो तो बिना धोए उसे ना खाएं, क्योंकि इस फ्रूट्स के ऊपर ये केमिकल हो सकता है। और ये डायरेक्ट यदि आपके इंटेस्टाइन के अंदर जाए, आपके पेट के अंदर जाए, आपके लीवर के अंदर जाए, तो इन चीज़ों को ये डैमेज कर सकती है, इसलिए बचें इससे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, देखो भाई ध्यान से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 से, मेन ओर ऑफ मर्करीज। ये क्वेश्चन याद रखना, ये एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे कुछ और के बारे में पूछाएगा। मेन ओर ऑफ द मर्करी, मर्करी के मेन ओर का नाम है शनिवार, HGS जिसका फार्मूला है। मेन ओर ऑफ द लेड, लेड के मेन ओर का नाम है गैलिना, PbS जिसका सिंबल है। मेन ओर ऑफ द बॉक्साइड, बॉक्साइड जो है किसका? एल्युमिनियम का मेन एस है। एल्युमिनियम का मेन एस क्या है? बॉक्साइड। अब यदि वो आयरन की बात करें, किसकी? आयरन की बात करें, आयरन की बात करें, फेरस या आयरन, या हम इसको लोहा कह सकते हैं, लोहे की बात करें तो लोहे के मुख्य एस का क्या नाम है? तो इसका मुख्य एस क्या? मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। ये ऑप्शन में ना मिले तो इसकी जगह पर लगा देना हेमेटाइट। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट ये दो हमारे ओर्स हैं, दो एस हैं किसके? आयरन के मुख्य। तो आपको इन बातों को क्या करना है? याद रखते चलना है। अगला सिंपल सा प्रश्न है, अंडे तो आप सभी बच्चे खाते होंगे, कहते हैं ना, गाना तो सुना होगा, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। तो ये अंडे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, अंडे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अंडे के बाहरी का जो परत होता है, जो ये व्हाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये किसका बना होता है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये वही कैल्शियम कार्बोनेट जो आपको चौक के अंदर नजर आता है, जो आपको मार्बल के अंदर नजर आता है, ये वही कैल्शियम कार्बोनेट है। इतनी बात आप सभी लोगों को याद रखना है। जो आपको चूने के अंदर नजर आता है, लाइम स्टोन के अंदर नजर आता है, किसके अंदर? चूना पत्थर के अंदर, लाइम स्टोन के अंदर नजर आता है, ये वही कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी, और हर एक प्रश्न को बिल्कुल बारीकी से पढ़कर जाना है। इन्हीं में से आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न आएंगे। ठीक है,
डैश इज नॉन एज द आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क किसको बोलते हैं? तो रेयन को बोला जाता है नेचुरल, इट मीन्स आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रेशम। कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले जो हमारे पेड़ होते हैं, रेशम का जो पेड़ होता है उसका जो वुड आप लोगों को दिखाई दे रहा है, उस वुड को हम क्या करते हैं, एक मशीनों में काफ़ी पतली पतली परतों के रूप में इसका पाउडर जैसे मानकर चलो, पाउडर के रूप में इसको बनाया जाता है जिसको हम पल्प बोलते हैं, और फिर इसके अंदर कुछ फाइबर्स बनाया जाता है और तब जाकर के इसकी एंडिंग प्रोसेस लाई जाती है, इन्हें टेक्सटाइल के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। रेयन, रेयन जो होता है वो एक प्रकार का कृत्रिम रेशम की तरह व्यवहार करता है। क्योंकि सर रेयन क्या होता है? तो आपने देखा होगा आपके घरों के अंदर कुछ रजाई आपको मिल रही होगी, कंबल मिला होगा जो सर्दियों के दिनों में आप लोग यूज़ करते हो, जो बिल्कुल ही गुलगुला होता है, जिस कंबल के अंदर सोने में बड़ा मजा आता है। तो वो कंबल जो है वो लग तो रहा है रेशम का है, बट वो रेशम का नहीं है, वो आर्टिफिशियल रेशम का है जिसका नाम है रेयन। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है रेयन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है, कॉमन प्रिजर्वेटिव इन फूड प्रोसेसिव इंडस्ट्रीज। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो हमारे फूड प्रिजर्वेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव एसिड होते हैं, वो कौन से होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है भोजन को खराब होने से बचाने के लिए? तो हमारे एक मेन है हमारे पास बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का प्रयोग अधिकतर यूज़ किया जाता है ऐसे खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए जिससे लंबे समय तक हमें खराब होने से बचाना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि एसिडिक फूड्स, जितने भी हमारे एसिडिक फूड्स होते हैं, इसको लंबे समय तक हार्म्स होने से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे विनेगर यानी सिरका, सिरके का प्रयोग किया जाता है अचार के अंदर। कहोगे सर अचार के अंदर सिरके का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि अचार के अंदर सिरके का प्रयोग करने से वो अचार काफ़ी लंबे समय तक खराब होने से बचा रह जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो अचार बना होता है वो अचार लगभग यदि उसको धूप ना मिले तो उसके अंदर फफूंदी जम जाती है, लेकिन एक टॉप्स कंपनी का अचार जो होता है वो लगभग 6 महीने, 1 साल या 2 साल तक एक डब्बे के अंदर पैक होता है, लेकिन हल्की सी भी स्मेल उसके अंदर नहीं आती। क्यों? ड्यू टू बेंजोइक एसिड एंड विनेगर। विनेगर और बेंजोइक एसिड को उसके अंदर प्रयोग किया जाता है। अब बेंजोइक एसिड का ये फार्मूला आप लोगों को दिखाई दे रहा है C7H6O2। इसका मोलर मास 122.12 ग्राम पर मोल होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 122.3 डिग्री सेल्सियस और इसका बॉइलिंग पॉइंट 249.2 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी डेंसिटी होती है 1.27 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आप लोगों को पाउडर के रूप में यहाँ दिखाई दे रहा है, दिट इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड, बट दिस इज द बेंजोइक पाउडर। ये बेंजोइक एज अ पाउडर के रूप में हमें ये केमिकल के रूप में नजर नहीं आ रहा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेटिक इन द लेबोरेटरी बाय द होम, बाय द ओल। जैसे क्वेश्चन पूछा गया होम, होम का मतलब है किसने, किसने सबसे पहले लेबोरेटरी के अंदर और किस केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया? तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है यूरिया। इसका केमिकल फार्मूला है NH2CONH2 और इसको सबसे पहले तैयार किया था फ्रेडरिक होलर नामक वैज्ञानिक। किसने? फ्रेडरिक होलर नामक वैज्ञानिक। मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी प्रकार के हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं, जितने भी प्रकार के हमारे उर्वरक होते हैं, उन सभी उर्वरकों के अंदर यूरिया एक प्रकार का ऐसा उर्वरक है जिसके अंदर 46 से 47% की मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। इसलिए जितने भी प्रकार की फसलें होती हैं उन सभी फसलों के अंदर यूरिया का प्रयोग कंपलसरी किया जाता है। हालांकि इसके अलावा DAP और अन्य प्रकार के फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया जाता है। और वो सब फर्टिलाइजर्स हमारे जो होते हैं वो किसके बेस के होते हैं? तो या तो वो पोटेशियम बेस के होते हैं या फिर फॉस्फोरस बेस के होते हैं। क्योंकि आपको मैं बता दूं जितने भी हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं वो मेनली 3 प्रकार के होते हैं, जिनको NPK के नाम से जानते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। और इन तीनों को हम बोल देते हैं मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स। ऐसा फर्टिलाइजर जिसके अंदर ये तीनों प्रकार के मटेरियल पाए जाते हैं उनको बोला जाता है मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स। ठीक है। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ब्लैकनेस इन द सिल्वर शाइनिंग। आपने देखा होगा कि भैया ये देखो आप लोगों को चांदी की दिखाई दे रही है रिंग। जब आपकी शादी भी होगी या जब शादी के लिए आप जाओगे तो चांदी की या सोने की रिंग आपको पहनाई जाएगी। और ये सोने की रिंग या चांदी की रिंग आपको जो दिखाई दे रही है वो अभी तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे आप इसका यूज़ करोगे तो कुछ दिनों के बाद ये ब्लैक कलर की हो जाएगी। अब ये ब्लैक कलर की हो रही है तो देखने में आपको काफ़ी और सा फील होगा। इसलिए आप जाओगे तुरंत किसके पास? सुनार के पास। कहोगे भाई ये क्या दिया तुमने, 6 महीने नहीं हुए और ये काला पड़ गया। तो कहेगा लाओ 10 मिनट के बाद इसको ले जाना, और 10 मिनट के दौरान में वो इसका रंग बिल्कुल क्लीन करके रख देगा। तो ऐसा वो क्या करता है कि बड़ी आसानी से साफ हो जाता है। तो मैं बता दूं कि हमारी ये चांदी, और चांदी जैसे ही हमारे हाइड्रोजन सल्फाइड के कॉन्टैक्ट में आती है तो ये Ag2S बन जाता है और प्लस में इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। सिल्वर के ऊपर सल्फाइड की लेयर का चढ़ना ही इसके ब्लैकनेस का कारण है, इसके काले होने का कारण है इसके ऊपर सल्फर की मात्रा का चढ़ जाना। और उस गैस का नाम यदि पूछे तो हाइड्रोजन सल्फाइड उस गैस का है जिसके कांटेक्ट में आते ही ये सिल्वर अपने ऊपर ब्लैक कलर की परत चढ़ा लेता है।
इसलिए आपने देखा होगा आपके घरों में आपकी सिस्टर और यदि आपकी मदर होगी तो वो जो पैरों के अंदर पजे पहनती है जिसे हम एंकलेट बोलते हैं, जब वो दुकानों से खरीद के लेकर के आती है तो बहुत ही वो चमकता है, लेकिन कुछ 2 और 3 महीने के अंदर उसकी चमक बिल्कुल बेकार हो जाती है, यानी वो ब्लैक कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस चांदी के ऊपर सल्फर की एक परत चढ़ जाती है। लेकिन जैसे हम उस सुनार के दुकान के पास जाते हैं, कहते हैं भैया आपने गारंटी दी थी 1 साल तक इसका कलर नहीं जाएगा, इसका कलर तो चला गया, तो आप बड़े हंसते हंसते जाओगे उस सुनार के पास कि भैया आप इसके कलर को क्या करो, बिल्कुल मुझे जैसा था बिल्कुल वैसा कर दो, नहीं तो चांदी को बदल के दे दो। कहेगा बहन जी बस 5 मिनट का आप इंतजार करो, आप जाओ और घर से आना खाना बना करके, आपको ये बिल्कुल क्लियर मिलेगा। तो करता क्या है, उसके अपने पास एक केमिकल रखा है जिस केमिकल का नाम है एक्वारीजिया। एक्वारीजिया जिसे बोलते हैं अम्लराज, इसका नाम है अम्लराज, लेकिन नहीं है ये अम्लों का राजा। इसको हम बोलते हैं रॉयल वाटर, इसको बोला जाता है रॉयल वाटर। और याद रखना ये इतना खतरनाक है क्योंकि इसमें कंसंट्रेटेड HCl प्लस में कंसंट्रेटेड HNO3 को मिलाया जाता है, वो भी 3:1 में। इतना खतरनाक हो जाता है कि किसी इंसान को यदि उसके अंदर डुबो करके बाहर निकालोगे तो इंसान कुछ सेकंड में घुल जाएगा एज ए सोने की तरह, क्योंकि ये सोने चांदी और प्लेटिनम को घोल सकता है, तो इंसान को घोलना इसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी, कुछ ही मिनटों के अंदर इंसान को लिक्विड बना देगा वो। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है, इसी का प्रयोग करके आपके चांदी के ऊपर की परत को वो चुरा लेता है। तो आप चांदी को साफ करवाने नहीं गए, उससे अपनी चांदी बोले भैया मेरी चांदी निकाल के रख लो, मेरी चांदी को थोड़ा सा चुरा लो। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रख लेना है कि ऐसा हो तो आपको नहीं करना। अगला क्वेश्चन है द सब्सटेंस इज कैंसर ट्रीटमेंट। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पिछली बार आया और बार बार आएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है कोबाल्ट। ये कोबाल्ट नहीं है, कोबाल्ट का एक समस्थानिक है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है कितना? कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 59, इसका एटॉमिक नंबर है 60। दिस इज द आइसोटोप ऑफ द कोबाल्ट, ये कोबाल्ट का समस्थानिक है। इस कोबाल्ट के अंदर एक विटामिन भी पाया जाता है जिस विटामिन को बोलते हैं B12, इट मीन्स B12। कौन सा विटामिन? B12 B12, ये आपको याद रख लेना है। ये आप लोगों को यहाँ ट्रीटमेंट दिखाई दे रहा है एक प्रकार का, ये हमारे पास मेटल यूज किया गया कोबाल्ट इसके अंदर, और जैसे इस कोबाल्ट के अंदर क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल लाइट डालते हैं, तो इलेक्ट्रिक लाइट डालते ही इसके अंदर से क्या होता है कुछ किरणें निकलती है। जो किरणें हमारी कौन सी रेज की निकलती है, तो याद रख लेना इसके अंदर से गामा की किरणें निकलती हैं, और ये गामा की किरणें वो होती है जो आपके बॉडी के अंदर यदि कहीं कैंसर के बैक्टीरिया मौजूद है तो उस बैक्टीरिया को मारने में कुछ हेल्प करती है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द केमिकल नेम ऑफ द वॉशिंग सोडा इज। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। हालांकि इसका पूरा नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्योंकि वाटर के इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स हैं तो ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और इसका आप लोग देख सकते हो ये कलर यहाँ पर आपको दिखाई दे सकता है, वॉशिंग सोडा, धावन सोडा, कपड़े का धोने वाला सोडा, जिसका प्रचलित नाम जो हो चुका है वो किसके रूप में? इंडस्ट्रियल के रूप में, हम इसे डिटर्जेंट के रूप में या सर्फ के रूप में हम जानते हैं, सर्फ या डिटर्जेंट के रूप में हम इसको जानते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से एक प्रश्न आ गया कि गैस यूज इन वेल्डिंग आर, गैस वेल्डिंग में किसका यूज किया जाता है? तो अभी मैंने बताया एसिटाइलिन के साथ हम ऑक्सीजन को मिक्स करके इसका यूज कर लेते हैं, ऑक्सी एसिटाइलिन। अब देखो यहाँ पर आपने देखा होगा जितने भी गैस वेल्डिंग करने वाले लोग होते हैं वो अपने पास 2 सिलेंडर रखते हैं, एक सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस भरेंगे? एसिटाइलिन, और देखो इन दोनों का कनेक्शन कर दिया गया, इन दोनों से 2 पाइप निकली है और इन दोनों पाइप को यहाँ पर एक ही के अंदर इनपुट कर दिया गया है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के किसी भी चीज़ का जलना कंपलसरी नहीं है, तो ऑक्सीजन का तो होना कंपलसरी है। तो एक में एसिटाइलिन और दूसरे में ऑक्सीजन, जब दोनों मिलती है तो उसका नाम हो जाता है ऑक्सी एसिटाइलिन, जिसका प्रयोग किया जाता है गैस वेल्डिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, गैसेज यूज बाय द सी डाइवर्स इन द ब्रीथिंग आर। अब आपको पता है कि ये देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये मौन धारण यहाँ पर कर रहा है। यहाँ पर बताओ लोगों को जमीन के ऊपर आसन करने का समय नहीं मिलता, लेकिन ये देखो इस व्यक्ति को, ये डाइवर्स को देखो जो पानी के अंदर जाकर के ये योग कर रहा है, पानी के अंदर जाकर के ये योगा कर रहा है। ये कि देखो सोचो कितना इसके पास समय होगा, कितना समय निकाल के गया होगा। अब पानी के अंदर यदि ये योगा कर रहा है तो इसने पीछे सिलेंडर लगा रखा है, इस सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है, कौन सी गैस? नाइट्रोजन, और प्लस में इसके साथ हीलियम, और प्लस में इसके साथ ऑक्सीजन। इन 3 गैसों को डिफरेंट कंपोजिशन में यूज करता है, और देखो यहाँ पर धीरे से ये उसको इनहेल कर रहा है, अपने अंदर ले रहा है, इसलिए वो जिंदा है। यदि इसका ये सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन गैस खत्म हो जाए तो कुछ देर के बाद ही सडनली ये ऊपर की ओर आ जाएगा, और यदि ये ऊपर नहीं आया तो दम घुटने से इसकी मौत हो जाएगी। ये बात याद रख लेना।
ठीक है, दम घुटने से क्या हो जाएगी, इसकी मौत हो जाएगी। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। आप लोगों के घरों में चूहों ने बहुत तबाही मचा रखी होगी। घरों में जो भी सामान लेकर के आते हो, सुबह चूहा उसको इधर उधर कर देता है। तो उस चूहे से यदि आप अपने घरों के सामान को बचाना चाहते हो, अपने गेहूं के चीनी को या किसी भी मटेरियल को, तो दो कार्य करने पड़ेंगे, या तो चूहे को बाहर भगाना पड़ेगा या फिर चूहे को मारना पड़ेगा। तो आपने एक ऐड सुना होगा टेलीविजन के ऊपर कि चूहे खाए अंदर मरे बाहर जाकर। तो एक केमिकल मिलता है जिसको हम बोलते हैं रेड किल, चूहों को मारने की दवा। तो चूहे खाए अंदर और मरे बाहर जाकर। भैया ऐसा क्या चीज़ है? तो हमारे पास एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं जिंक फॉस्फेट। और जिंक फॉस्फेट एक ऐसा मटेरियल है जिसको चूहे खाते हैं तो खाते ही उनको प्यास लगती है, और प्यास के लिए वो पानी वहीं जाते हैं जहां वो पहले पानी पीते हैं, जो लगभग घरों के बाहर रहता है। इसलिए वो बाहर जाकर के और बाहर ही रह जाते हैं, घरों के अंदर नहीं आते। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे चूहे होते हैं जो आपके घरों के अंदर भी मरे हुए मिल सकते हैं, इसलिए उन चूहों को साफ करते हैं, क्योंकि चूहों से एक खतरनाक बीमारी फैलती है, जिस बीमारी का नाम है प्लेग। बहुत खतरनाक बीमारी है, कोरोना वायरस कुछ भी नहीं है इसके सामने। कोरोना वायरस से ज़्यादा प्लेग खतरनाक है, उसकी मृत्यु दर बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, इंडिया में एक बार फैला था। और आपको पता है, यदि आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री में आप सभी बच्चों को पता होगा कि जर्मन का एक क्रूर शासक था हिटलर। वो हिटलर किसी से नहीं डरा, लेकिन ये प्लेग जो है, प्लेग किसे वो हिटलर डरा, और ये प्लेग ही था जिसने हिटलर की जान ले ली। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ। आपने देखा होगा आपके घरों में पहले इस टाइप का फ्यूज यूज किया जाता था, जिस फ्यूज को किटकैट फ्यूज के नाम से बोलते थे। एज ए किटकैट का स्ट्रक्चर उसका होता था। तो यहाँ पर एक लोहे की दोनों तरफ के वायर होती है, और इसके बीच में हम एक वायर डाल देते थे। इस वायर की एक प्रॉपर्टी होती थी, इस वायर की मेन प्रॉपर्टी होती थी क्या, इसका मेल्टिंग पॉइंट तो होना चाहिए बहुत ही कम, लेकिन इसका रेसिस्टेंस होना चाहिए बहुत ही हाई। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम, लेकिन इसका रेसिस्टेंस होना चाहिए बहुत ही हाई, ताकि आसानी से वो गर्म होकर के और वो पिघल जाए और आगे की सर्किट खराब, आगे की इंस्ट्रूमेंट खराब ना हो। दूसरा, इसको बोलते हैं लेड ट्यूब फ्यूज, जो आप लोगों के बाइक कार वगैरह में डली होती है, ये भी बाइक कार वगैरह में डली होती है। तो याद रखना कि जितने भी हमारी फ्यूज होती है उसके अंदर लेड और टीन, किसका किसका, लेड का और प्लस में टीन का, इन दोनों को मिला करके यूज किया जाता है। लेड प्लस में टीन, एलॉय मिश्र धातु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 प्रश्न के 18। देखो भाई, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन इज, लोहे के शुद्धतम रूप का नाम क्या है, वॉर्स्ट आयरन। इसको बोलते हैं वॉर्स्ट आयरन, शुद्धतम लोहा होता है। अब लोहे की कुछ क्वालिटी में बता देता हूँ। फेरस मेटल लोहा, सबसे पहले कच्चा लोहा, दूसरा ढलवा लोहा, तीसरा पिटवा लोहा। सबसे पहले को बोलते हैं पिग आयरन, कास्ट आयरन और वॉस्ट आयरन। तो देखो इसके अंदर कार्बन की परसेंटेज, कच्चे लोहे के अंदर कार्बन की परसेंटेज 6 से 7 मात्रा, ढलवे लोहे के अंदर कार्बन की प्रतिशत 2 से 4.5 मात्रा, और पिटवा लोहे के अंदर कार्बन की मात्रा 0.025%। ये प्रोडक्शन ऑफ द फर्नेस, ये कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है, इसको प्राप्त किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस से, इसको किया जाता है क्यूबला फर्नेस से, इसको किया जाता है पहिलिया भट्टी से। किसे, पहिलिया भट्टी से। इन प्रश्नों को एक एक करके याद करते रखना चलने सभी को। रेडियम इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द, रेडियम को किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, पिच ब्लेंड से। पिच ब्लेंड इसका ओर है, पिच ब्लेंड इसका एस्क है। किसने किया था, तो जिसने किया था उसका नाम है मैडम क्यूरी। क्या नाम है, मैडम क्यूरी। कहाँ मिलता है, तो आपने देखा होगा आपके घरों में ये वॉच होगा आपका, इस वॉच के अंदर आपने देखा होगा कि इन घड़ियों के अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमारी सुई डली हुई है, कुछ ऐसे 12, 1, 3, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6, यहाँ आ जाएगा 9, 12। तो आपने देखा होगा रात के समय में ये घड़ियाँ जो होती है ना वो चमकती है। यदि रात के समय में चमक रही है तो इसके अंदर क्या लगा हुआ है, रेडियम लगा हुआ है। रेडियम की आजकल गाड़ियों की प्लेट आती है जो रात के अंधेरे में दूर से हमें चमकती हुई नजर आ जाती है। ये आप लोगों को यहाँ रेडियम दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आज की सीरीज का ये हमारा सबसे अंतिम प्रश्न है, और अगले में 3 सीरीज और लेकर के आऊँगा जो आपके एग्जाम तक 60 प्रश्नों को कंप्लीट हो जाएगा, और 60 प्रश्नों से ही आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, इस बात की आप उम्मीद रखना मेरे से। ठीक है, विच एजेंट इज एन सीड इन द आर्टिफिशियल रेन, वो सीधा पूछेगा कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो सिल्वर के मैं 3 कंपाउंड बता देता हूँ। पहला है सिल्वर आयोडाइड, दूसरा है सिल्वर ब्रोमाइड, और तीसरा है सिल्वर नाइट्रेट। अब इन तीनों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सिल्वर हाइड्रोएट का यूज किया जाता है कृत्रिम वर्षा के कराने में, कृत्रिम वर्षा के कराने में। दूसरा इसका प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी को साफ करने में,
फोटोग्राफी में, और इसका प्रयोग किया जाता है वोटर इंक में, वोटर स्याही में। यदि आप में से कुछ ने कभी वोटिंग दी होगी, वैसे आपने तो वोटिंग दी नहीं होगी क्योंकि आप 18 भी हुए नहीं हो, बट यदि कुछ 18 के हुए होंगे तो उन्होंने जब वोटिंग की होगी तो उनकी उंगलियों के ऊपर एक काला सा निशान लगा मिलता है, और वो काला सा निशान किसका होता है, तो याद रखना सिल्वर नाइट्रेट का। किसका बच्चे? सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक है, तो ये प्रश्न है हमारे बच्चे 20, और इन सभी प्रश्नों को एक एक करके सभी बच्चों को अच्छे तरीके से देखना है, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, ताकि जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइब का टारगेट हमारा कंप्लीट हो, और मैं आप सभी बच्चों के पास लाइव क्लास लेकर के आऊँ। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं।